जब आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो मॉडल है दैट इज़ बेसिकली पेस्टिल एनालिसिस। आपने अपनी अर्लियर स्टडीज़ के अंदर बेसिक सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं पेस्टिल एनालिसिस का वर्ड सुना होगा। नहीं भी अगर सुना है, नहीं भी पढ़ा है, तो आज हम इसको थोड़ा बेसिक से और स्क्रैच से लेकर चलते हैं। पेस्टिल एनालिसिस प्राइमरीली एक एक्रोनियम है जिसको अगर हम अंडरस्टैंड करें तो P इज़ फॉर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, E इज़ फॉर इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, S is for social environment, T is for technological environment, E is for ecological और environmental factors और L is for legal environment। ये 6 फैक्टर्स हैं। आए वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। सर, पेस्टिल एनालिसिस का बेसिक यूज़ ये है कि आप जिस जगह पर, जिस एनवायरनमेंट में, शहर में, कस्बे में, इलाके में, मुल्क में, सूबे में जहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके इन 6 फैक्टर्स को स्टडी करें और फिर ये अंदाज़ा लगाएं कि क्या हमें यहाँ पर अपने फलाना प्रोडक्ट के लिए, अपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ पेस्टिल के अंदर जो हमारे पास आती है वो आती है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। P इज़ फॉर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर प्राइमरीली मैं 2 से 3 चीज़ें देखता हूँ। पहली चीज़ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये देखी जाती है कि आपकी गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है। स्टेबिलिटी आपकी गवर्नमेंट में कितनी ज़्यादा है। सर, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है? देखिए, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को हम समझते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दूं, 1947 से लेकर आज तक कई साल पाकिस्तान को आज़ाद हुए गुजर चुके हैं। 70-80 साल का ये जो टोटल अरसा रहा पाकिस्तान का, इसमें तकरीबन कोई 23, 24, 25 प्राइम मिनिस्टर्स आ चुके हैं। कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाता, 5 साल का अरसा पूरा नहीं कर पाता। स्टेबिलिटी नहीं है। कितनी दफ़ा पास्ट में मार्शल लॉ अप्लाई हो चुका है, कितनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर्स को जो है वो निकाला जा चुका है। कोई भी गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती। एक आध 2 ही मिसालें ऐसी हैं जिन गवर्नमेंट्स ने अपने जो है वो टेन्योर को पूरा किया है। कोई भी गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती। जो इन्वेस्टर यहाँ पे पैसे लगाने के बारे में सोचता है, अब आप सोचें आप एक बिजनेसमैन हैं, आप पाकिस्तान को स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम अ पेस्टिल पर्सपेक्टिव और सबसे पहले आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ आ जाती है गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट स्टेबिलिटी है ही नहीं, पॉलिसी मेकिंग की स्टेबिलिटी है ही नहीं। आज अगर मैं बिजनेस प्लानिंग करता हूं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, मिसालें आप करते हैं, 20-25 साल आपने बिजनेस को चलाना है, 25-30 साल आपने इस बिजनेस को चलाना है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या यहाँ की गवर्नमेंट इतनी स्टेबल है, यहाँ की पॉलिसी मेकिंग इतनी स्टेबल है कि हम 25-30 साल चला सकें। अब एक टेक्सटाइल की कंपनी लग रही है, फर्टिलाइजर की कंपनी लग रही है, वो कहते हैं जी एक गवर्नमेंट है, वो आके हमसे कहती है कि कोई बात नहीं, आप गैस पे सब्सिडी ले लें, आप गैस पे सब्सिडी लें, प्रोड्यूस करें। दूसरी गवर्नमेंट आके कहती है कि नहीं जी, आप तो जो है वो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा रहे हैं, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, फलां चीज़ इंपोर्ट करते हैं, ये इंपोर्ट करते हैं, आपकी वजह से इंपोर्ट बिल बहुत इंक्रीज हो रहा है, यू आर नॉट अ वेरी गुड इंडस्ट्री फॉर द हेल्थ ऑफ पाकिस्तान। तो उस गवर्नमेंट ने क्या किया, उस गवर्नमेंट ने इनको जो है वो इतना अच्छा फेवरेबल आउटलुक नहीं दिया और पॉलिसी मेकिंग में अच्छी जगह नहीं दी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर देती हैं बिजनेसेस के लिए, कि बिजनेसेस ये सोचते हैं कि भाई इनकी पॉलिसी मेकिंग कहाँ जाएगी, किस तरीके से ये काम करेंगे। आप इंडिया की एग्जाम्पल ले लें, 1991 से पहले या 1990s से पहले इंडिया में तकरीबन इंपोर्टेड चीज़ों के ऊपर बैन था। कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी, 100-100, 200% चीज़ों पे कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी और इंपोर्ट इतना ज़्यादा फेवर नहीं करती थी गवर्नमेंट। लेकिन 1990s में लिबरलाइजेशन पॉलिसी जब वहाँ पर आई, तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद कस्टम ड्यूटीज़ को कट डाउन किया गया, इंपोर्ट की इजाज़त दी गई। अब जब इंपोर्ट की इजाज़त दी गई तो लाजमी सी बात है जो लोकल प्लेयर है उसको हिट लगी होगी इस बात की, वो इस बात से इम्पैक्ट हुआ होगा, हिट हुआ होगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो बिजनेस को लाके जो है वो अफेक्ट कर देती है, और कभी पॉजिटिव अफेक्ट करती है, कभी नेगेटिव अफेक्ट करती है। बात ये समझने की ज़रूरत है कि इनकी पॉलिसी मेकिंग कितनी स्टेबल है। अब आज अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूँ, अमेरिका की बात करूँ, तो क्लियरली अमेरिका सपोर्ट्स बिजनेस, एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रीज़। वो इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। लोन लेना, वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग लेना, प्लांट एंड मशीनरी के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स लेना। यूएस के अंदर अगर आपके पास एक सॉलिड बिजनेस प्लान है और आप पर्टिकुलरली चीज़ों को अच्छे तरीके से करता हुआ नजर आ रहे हैं, आपको ये सारा सपोर्ट मिल जाएगा। उनकी पॉलिसी मेकिंग है ही इस तरीके की कि वो बिजनेस को ड्राइव करते हैं, वो इनोवेशन को ड्राइव करते हैं, वो रिसर्च को ड्राइव करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स को ड्राइव करते हैं। अगर आप इसके बरक्स जो है वो चाइना की बात करें, तो चाइना की पॉलिसी मेकिंग ऐसी है कि भाई सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो गवर्नमेंट खुद है। आप बिजनेस करने बेशक आएँ, लेकिन आपको हमारे ताबे होकर चलना होगा।
ये नहीं हो सकता कि किसी दिन किसी कंपनी का सीईओ उठ के चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में कोई बात कह दे। कुछ टाइम पहले कोशिश की थी जैक मा ने, पूरी दुनिया ने देखा कि उसके साथ क्या हुआ। चाइनीज पॉलिसी ये कहती है, उसकी गवर्नमेंट पॉलिसी ये कहती है कि यू कैन नॉट क्वेश्चन व्हाट द गवर्नमेंट इज थिंकिंग। रिसेंटली जो एवरग्रांड का इतना बड़ा डिफॉल्ट हुआ प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर और रियल एस्टेट के अंदर, वो वहां पर कुछ पॉलिसीज की वजह से और कुछ चीजों की वजह से हो गया। तो पॉलिसी मेकिंग हमेशा देखी जाती है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी हमेशा देखी जाती है कि इनका माइंडसेट क्या है, ये कॉर्पोरेट को सपोर्ट करते हैं या किसी और चीज को सपोर्ट करते हैं, बिजनेस कितना हेल्दी तरीके से इस पॉलिसी मेकिंग के अंदर हो सकता है। प्राइमरीली सबसे पहले पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास जो है वो पॉलिसी मेकिंग आ जाती है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी आ जाती है। फिर गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस को किस तरीके से बना रही है, कैसे कंपनीज को बाउंड कर रही है, क्या चीज गवर्नमेंट की तरफ से मुतालबा है, किसको सपोर्ट कर रही है, किसको नहीं सपोर्ट कर रही। अब आप देखें पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है, आईटी का जो सेक्टर है, उसे बड़ा सपोर्ट किया जाता है। 0.25% अगर सॉफ्टवेयर बोर्ड से आपकी रजिस्ट्रेशन है और आप एक फ्रीलांसर हैं, पाकिस्तान आप पैसे मंगवाना चाहते हैं, 0.25 ऑफ रेवेन्यू, आमतौर पे कंपनीज अपने प्रॉफिट का 29% देती हैं, 0.25 ऑफ द रेवेन्यू और मे बी 1% ऑफ द रेवेन्यू का टैक्स आपको जो है वो उस पर पे करना है। रेस्ट इज ऑल डन। आपकी ये फुल एंड फाइनल जो है वो टैक्सेशन हो गई। अब इस इनकम के ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। इट्स सच ए फेवरेबल पॉलिसी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को डॉलर्स की जरूरत हमेशा रहती है, हमेशा हम किसी न किसी से डॉलर जो है वो मांग रहे होते हैं। पता नहीं आज जब मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बात कब तक वैलिड रहेगी, अल्लाह ताला करेगा तो ऐसा आगे जाके बेहतर हो जाएगा, लेकिन आज की जो हालात हैं उसमें हम हर वक्त डॉलर मांग ही रहे होते हैं। तो हम उन इंडस्ट्रीज को, उन बिजनेसेस को बाय पॉलिसी मेकिंग सपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर के इनफ्लो को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी फैक्टर पेस्टिल एनालिसिस के अंदर आपके पास होता है कि गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग कितनी स्टेबल है, गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को किस तरीके से जो है वो देखती है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है फॉरेन ट्रेड रेगुलेशंस, कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, आप इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर काम कर रहे हैं एक मुल्क के अंदर रहकर, तो कितना उसको फेवर किया जाएगा, कितना उसको सपोर्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज आपके लिए बनाई हुई हैं वो कितनी ज़्यादा एप्लीकेबल है। आप देखें हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ना चाहते, हमें पता ही नहीं है। कोई कहता है जी ज़्यादा पैसे कमाना तो जो है वो गलत बात हो जाती है और लोग जो हराम कमाते हैं वही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इस तरह की बातें पाकिस्तान के अंदर हैं। कभी सेठ को बात समझ नहीं आती, कभी एंटरप्रेन्योर को बात समझ नहीं आती, कभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बात समझ नहीं आती। रास्ता ही क्लियर नहीं है। पड़ोसी ममालिक देखें तो वो बहुत क्लियर है, पर्टिकुलरली क्लियर है। श्रीलंका तो अपने डिफॉल्ट के बाद बहुत कुछ सीख चुका है कि भाई हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया 1990s में जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई उसके बाद से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। दे आर क्लियर ऑन दिस कि भाई बिजनेस को लेके हमारे ये स्टांस है, हम अगले 10 साल 20 साल 15 साल 20 साल के अंदर यहाँ पहुँचना चाहते हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया, आप एज लॉन्ग एज आप इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं वहाँ पे, एज लॉन्ग एज आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, दे वुड वेलकम यू, दे वुड वांट कि आप यहाँ पे आके बिजनेस लगाएं। अच्छा, अब अगर पॉलिसी मेकिंग की एग्जांपल है या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की एग्जांपल है, आप सऊदी की एग्जांपल ले लें। सऊदीज बादशाही निज़ाम कंप्लीटली जो वहाँ के किंग ने कह दिया, जो वहाँ की रॉयल फैमिली ने कह दिया, वही होना है सबके लिए। आज जो उनकी पॉलिसी मेकिंग है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन सलमान, वो पर्टिकुलरली ये बात को एक्टिवेट करती है कि भाई आप बिजनेस लाएं, लेकिन वहाँ पे बिजनेस इन्वेस्ट करना, ओपन करना इतना महंगा है कि हर बंदा नहीं आ सकता। तो इनकी पॉलिसी मेकिंग क्लियरली बताती है कि भाई ये हमारा बेंचमार्क है, जो इस बेंचमार्क को मीट करे वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करे, जो इस बेंचमार्क को मीट नहीं कर सकता हमें सस्ते लोगों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रास अल खैमा की बात करें, आप शारजा की बात करें, आप जो है वो यूएई के छोटे जो स्टेट्स हैं उनकी बात करें, वो आपको वेलकम करेंगे। आप बहरीन की बात करें, वो आपको वेलकम करेंगे। वहाँ की पॉलिसी मेकिंग ऐसी है कि यार आपके पास कम पैसे भी हैं, आप यहाँ पे आके बिजनेस स्टार्ट कर लें, बस आप बिजनेस लगा लें यहाँ पर। तो वो पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट का जो आउटलुक है वो बताता है कि जी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है। और फिर उसके बाद जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के झगड़े, ऑपोजिशन में ये है, फलाना में ये है, पार्लियामेंट का ये स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इससे पता चलता है कि आपकी गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, कितनी साउंड है, कितनी प्रोफेशनल है, किस तरह से बिजनेस को देखती है। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, आप किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, किसी भी मुल्क में बिजनेस करने जा रहे हैं, चाहे वो आपका अपना मुल्क हो, चाहे वो बाहर किसी मुल्क में आप काम करने जाएं, सबसे पहले वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपने अंडरस्टैंड करना है। पॉलिसी मेकिंग कैसी है, स्टेबिलिटी कैसी है, फॉरेन ट्रेड रेगुलेशंस कैसी हैं, गवर्नमेंट ने कैसे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बात पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती है। उसके बाद अगला फैक्टर आ जाता है हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर। अगर मैं इकोनॉमिक फैक्टर की बात करूं तो ये देखा जाता है
कि वहाँ पे इन्फ्लेशन कैसा है, वहाँ पर कॉस्ट और रेवेन्यूज किस तरीके से फ्लो करते हैं, करेंसी कितनी पावरफुल है, कितना ज़्यादा वो ग्लोबल करेंसी इंडेक्स के अंदर अपनी वैल्यू रखती है, किस तरीके से वहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो फ्लो करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, इन्फ्लेशन क्या है, करेंसी कितनी स्ट्रांग है, गवर्नमेंट के पास रिजर्व्स कितने हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस वगैरह कैसे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर देखी जाती हैं। अब आप देखें ना, कोई जादू थोड़ी है कि सऊदी अरेबिया बेशक अपना ऑयल सबसे ज़्यादा चाइना को सेल कर रहा है। आज अगर मैं देखूं तो सऊदी मार्केट का सबसे ज़्यादा ऑयल का सबसे बड़ा बायर चाइना है, चाइना सबसे ज़्यादा ऑयल परचेस करता है। लेकिन चाइना को ऑयल सेल करने के बाद जो पैसे वहाँ से रिकवर होते हैं वो सऊदी अरेबिया यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड की मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। क्यों करता है? उस हिसाब से क्योंकि वहाँ पे उसको वो रेट्स मिल जाते हैं। इतनी बड़ी आप कह लें कि ट्रांजैक्शन या इतना बड़ा अमाउंट यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर कंज्यूम हो जाता है। और प्लस डॉलर के अंदर अपने पैसे रखने का मतलब यह है क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ यूएसडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होती, बहुत ज़्यादा वो करेंसी जो है वो वीक नहीं है। पाकिस्तानी करेंसी की मैं बात करूँ तो 10-15% डिप्रिशिएट होना पीकेआर का या 15-20% डिप्रिशिएट होना पीकेआर का, ये तो नॉर्मल है। अगर 25-50% डिप्रिशिएट हो जाए तो लोग चिल्लाना शुरू करते हैं कि भाई ये क्या हो गया, वरना 10-15% की इन्फ्लेशन होना, 10-15% का इंटरेस्ट रेट होना, 10-15% की डिप्रिसिएशन होना अपनी करेंसी के ऊपर, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोग इसे एक्सेप्ट करके चलते हैं। यहाँ की इन्फ्लेशन का मामला भी सारा यही है। अभी रिसेंटली शेल ने अनाउंस किया कि वो पाकिस्तान से एग्जिट कर रहे हैं। अब आप शेल की एग्जिट करने का रीज़न सोचें, टेलीनॉर ने पाकिस्तान से एग्जिट किया, आप टेलीनॉर के एग्जिट करने का रीज़न सोचें। प्राइमरीली ये रीज़न यही है, वो कहते हैं यार हम $1 की इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में। फॉर एग्जाम्पल हमने $1 की इन्वेस्टमेंट करी, वो डॉलर उस वक्त जो है वो 200 रुपये का था। अब 200 रुपये हमने पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिए, बहुत मेहनत करके हमने 200 रुपये की इन्वेस्टमेंट को 250, 260, 280 बनाया, 290 बनाया, 300 रुपये बनाया, बहुत मेहनत करके। लेकिन जब वो पैसे बाहर निकालने की बारी आई और हमने उस पीकेआर को डॉलर में कन्वर्ट किया तो अब डॉलर ही 300 रुपये तक पहुंच गया है। तो जब $1 ही इन्वेस्ट किया और $1 ही हमने बाहर निकाला तो डॉलर टर्म्स में हमने क्या कमाया? हमने कुछ भी नहीं कमाया। इन्फ्लेशन या आप कह लें कि करेंसी की डिप्रिसिएशन इतनी है कि करेंसी की डिप्रिसिएशन की वजह से सारा मसला आ जाता है। और फिर अगर करेंसी स्ट्रांग हो तो लोगों के पास बाइंग पावर भी होती है, लोग उतनी चीज़ें परचेज भी कर सकते हैं। आईफोन की सेल्स पाकिस्तान में, मतलब ये कोई ना समझ में आने वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान में आईफोन की सेल्स इतनी नहीं है जितनी वहाँ पर है जहाँ करेंसी स्ट्रांग है। बिकॉज करेंसी स्ट्रांग है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे यहाँ अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता। मैं एक्सचेंज रेट पर कोई बात भी नहीं कर सकता कि इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट कि आज अगर कोई एग्जाम्पल दूंगा तो वो कल को वैलिड समझ ही नहीं आएगी। तो कहने का मकसद ये कि कितनी करेंसी स्ट्रांग है, किस तरह का इन्फ्लेशन है, कैसे इंटरेस्ट रेट्स हैं, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, कितना वो परचेज कर सकते हैं, कितना स्पेंड कर सकते हैं, कितनी बाइंग पावर है, ये सारी चीज़ें देखनी है। अब एक छोटा सा पिज्ज़ा का रेस्टोरेंट भी अगर आप ओपन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसे मुल्क में ओपन कर रहे हैं कि उस लेवल का पिज्ज़ा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या उस लेवल का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यू वुड नॉट अट्रैक्ट वॉल्यूम्स। आप वॉल्यूम नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा लोग आपके उस प्रोडक्ट को उस वक्त परचेज नहीं कर पाएंगे। अब जब बहुत ज़्यादा लोग परचेज नहीं कर पाएंगे तो फिर कहाँ से वो बिज़नेस जो है वहाँ पे वायबल होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट अच्छी खासी हैं। आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो है वो छोटा मोटा सेटअप लगाएंगे कुकिंग वगैरह का, किचन वगैरह का, फिर उसके बाद डाइन इन का एरिया है, दूसरी चीज़ें हैं, स्टाफ को इन्वॉल्व करना है, रेसिपी डेवलप करना है, प्रोडक्ट डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें आ गई। लेकिन जब आप वो प्रोडक्ट बेचने जाएँ तो लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, लोग उसको परचेज ही नहीं कर सकते। गाड़ियों की आप कीमतें देख लें, ऑटोमोबाइल इज़ वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स इन पाकिस्तान। लोग यही रोते रहते हैं कि जी इतने पैसे लेते हैं, ये वाला फीचर नहीं है, वो नहीं है, एयर बैग नहीं है, फलाना नहीं है। अरे भाई आपकी करेंसी में ताकत नहीं है, कोई ये भी तो बात करे ना कि आपकी करेंसी में पावर नहीं है। अगर आपकी करेंसी इतनी स्ट्रांग होती है तो आपकी गाड़ी में एयर बैग आ जाता, अगर आपकी करेंसी इतनी स्ट्रांग होती है तो आपकी गाड़ी में रिट्रैक्टेबल मिरर्स आ जाते। लेकिन वो इन पैसों में इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज आपकी करेंसी की वैल्यू भी उस तरह से नहीं है। इन टर्म्स ऑफ यूएसडी, इन टर्म्स ऑफ रियाल, इन टर्म्स ऑफ पाउंड्स, इन टर्म्स ऑफ यूरोज, आपकी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान परस्पेक्टिव में वीक है। हाँ, इंडिया काफ़ी हद तक रिकवर कर गया, बांग्लादेश काफ़ी हद तक रिकवर कर गया, बड़ी अच्छी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर वो चल रहे हैं। बांग्लादेश तो 5-6 अरब डॉलर एक महीने में एक्सपोर्ट्स करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, पूरे साल में 60-70 अरब पे उनकी एक्सपोर्ट्स चली जाती हैं एज ऑफ टुडे। लेकिन कहने का मकसद ये कि इन सारी चीज़ों से ये एनालिसिस किया जाता है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं, इन्फ्लेशन कैसी है, इंटरेस्ट रेट्स कैसे हैं, डिस्पोजेबल इनकम कैसी है, लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं, क्या अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर जो है वो शामिल होती हैं।
और इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आ जाती हैं। जब आप ये अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, मेरे बिजनेस की वायबिलिटी इस इन्वायरमेंट में कैसी होगी। तो सबसे पहले हमने देखा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, फिर हमने देखा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, PE। अब आता है S, दैट इज सोशल पर्सपेक्टिव। सोशल पर्सपेक्टिव का मतलब यह है कि यहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है, यहाँ के लोगों के बिलीव्स कैसे हैं, यहाँ के लोगों की चॉइसेस कैसी हैं, प्रेफरेंसेस कैसी हैं, क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या चीज़ नहीं पसंद करते, क्या चीज़ खाते हैं, क्या चीज़ नहीं खाते। अब मैकडॉनल्ड्स अगर इंडिया में ऑपरेट कर रहा है तो उसे लाजमी वेजिटेरियन जो है वो चॉइसेस निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पे खासी बड़ी आवाम है जो वेजिटेरियन साइड के ऊपर मौजूद है। इसलिए वो आलू की टिकिया वाले बन कबाब, बर्गर और ये सारी चीज़ें मैकडॉनल्ड्स ने किसी टाइम पे जो है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट किए थे। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ या मुस्लिम ममालिक की अगर मैं बात करूँ, हलाल मीट इज़ अ कंपल्सरी थिंग। आपको लाजिम व मलजूम हलाल मीट का कोई ना कोई सिस्टम बनाना है तो ये फॉरेन कंपनीज यहाँ पे ऑपरेट कर सकती हैं, वरना ये यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकते। फूड पैंडा की अगर आप एप्लीकेशन देखें तो फूड पैंडा पाकिस्तान के फेस्टिवल्स के हिसाब से डिस्काउंट्स, प्रोमोज और ये सारी चीज़ें जो है वो लेकर आता है, क्योंकि सोशली यहाँ पर जो कल्चर एक्सेप्टेबल है, यहाँ पर जो इवेंट्स हैं और जिस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है सोशल पर्सपेक्टिव से, वो अगर आपके कंज्यूमर से रिलेट कर पा रहा है, आपके प्रोडक्ट से रिलेट कर पा रहा है, तो कंज्यूमर उसको परचेज करेगा। लोगों की हैबिट्स कैसी हैं, लोगों की प्रेफरेंसेस कैसी हैं, लोगों की सोच कैसी है, ये सारी चीज़ें सोशल पर्सपेक्टिव में आती हैं। लोगों की प्रेफरेंसेस, सोच, इसके अलावा आप देखें तो सोशल पर्सपेक्टिव में लोगों का लाइफस्टाइल, एटीट्यूड, डिस्पोजेबल इनकम, क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या चीज़ नहीं पसंद करते, जो प्री लव्ड क्लोथ्स हैं जिन्हें किसी ने पहले एक दफ़ा थोड़ा टाइम पहन लिया है और वो यूज्ड क्लोथिंग या वॉन्ट क्लोथिंग की कैटेगरी आती है। पाकिस्तान के अंदर ख़ासतौर पे कराची, इंटीरियर सिंध के जो एरियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस तरह की आवाम रहती है जो इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकती है। तो इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे। यूज्ड चीज़ें, रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स जो बाहर से आते हैं, कपड़े जो यूज्ड बाहर से आते हैं, जूते वगैरह आते हैं, बहुत बड़ी स्टेबल मार्केट यहाँ पे मौजूद है। सोशली लोग इसको जो है वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं समझते और अफोर्ड कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, मैस लेवल के ऊपर बहुत बड़ी क्वांटिटी है जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को परचेज करती है। तो सोशल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इसमें पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक्स, सोशल मोबिलिटी, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन, लाइफस्टाइल के चेंजेस, एटीट्यूड्स टू वर्क, लेवल्स ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब यूएस में बहुत ज़्यादा, अमेरिका के अंदर ये कल्चर नहीं है कि वो गाड़ियों की जो है वो यूज्ड गाड़ियों की इतनी ज़्यादा एक्विजिशन करें और उसको परचेज करें। जापान में भी ऐसा नहीं है, तभी जापानीज़ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर आती हैं। वहाँ पे लोग 3-4 साल अपनी गाड़ियों को इस्तेमाल करके फिर जब उन्हें लगता है कि यार अब हम इसे काफ़ी इस्तेमाल कर चुके हैं, वो उसे स्क्रैप में दे देते हैं या एक बहुत नॉमिनल वैल्यू के ऊपर जो है वो सेल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सोशल कल्चर और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ऐसी है कि यहाँ वो गाड़ियाँ आती है और उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है, उनको थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करके, चीज़ें करके, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की चीज़ें करके सोशली यहाँ पे बेचा जाता है। लोग एक्सेप्ट भी करते हैं और उनको अच्छा भी लगता है। तो वॉन्ट क्लोथिंग की आप एग्जांपल ले लें, आप जो है वो यूज्ड कार्स की, यूज्ड लैपटॉप्स की एग्जांपल ले लें, अच्छी क्वालिटी लोगों को महसूस होती है, वो उन्हें परचेज कर लेते हैं क्योंकि उनकी इनकम लेवल्स भी उसकी इजाज़त देती हैं, वो लेवल ऑफ क्वालिटी भी उन्हें अच्छी मिल जाती है। लोकल प्लेयर्स शायद उस तरह की क्वालिटी देते हैं या नहीं दे पाते, वन ऑफ द 2 फैक्टर्स, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन सोशली इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है। फिर किस तरह का खाना उनको पसंद है, कैसा कल्चर है, क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या चीज़ नहीं करते, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो सोशली यहाँ पे जो है वो मौजूद है। ठीक है, सोशल फैक्टर्स के अंदर आप उस टारगेट मार्केट को, उस कंज्यूमर को, उन लोगों को समझते हैं जिनको आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं। इसकी एक और बहुत अच्छी एग्जाम्पल, अब मिसाल है आप में से कोई सोचता है कि मुझे जो है वो रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है। तो अब रेस्टोरेंट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं क्विक गो फास्ट फूड टाइप के रेस्टोरेंट्स, एक होते हैं कि जी वहाँ पे फाइन डाइन का और बिल्कुल प्रॉपर खाने पीने का ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है। अब अगर आप एक ऐसे एरिया के अंदर रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते जाते हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या मिसाल के तौर पे कोचिंग सेंटर्स हैं बहुत सारे, और उसके करीब में आपने कोई रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो कोई बहुत बड़ी तादाद फाइन डाइन के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए यहाँ पे नहीं आएगी। अब आप मिसाल के तौर पे रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं समंदर के साथ, या कोई लेक है, कोई इस तरह का अच्छा जो है वो अच्छी सीनरी वाला कोई इस तरह की लोकेशन है, आप वहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, तो वहाँ पे लोग इस तरह की कैजुअल मीटिंग्स के लिए, कैजुअल मुलाकात के लिए, फैमिली गैदरिंग्स के लिए, अच्छे एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पर आएंगे। नॉर्मली हाईवे वगैरह की जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनको इस तरह से जो है वो बनाया जाता है। अब ये सोशल फैक्टर है ना कि यार अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के पास है तो कोई फाइन डाइन करने वहाँ पर नहीं आएगा, कोई बहुत एग्जीक्यूटिव मीटिंग या एग्जीक्यूटिव डिनर करने या बहुत अच्छी कोई फॉर्मल फैमिली गैदरिंग के लिए वहाँ पे नहीं आया जाएगा, कोई छोटी मोटी तकरीबात के लिए वहाँ पे लोग नहीं आएंगे।
वो बस इंस्टीट्यूट से आधे घंटे की छुट्टी हुई है या ब्रेक मिला है एक आधे एक घंटे का, तो वहां पर आएंगे, फटाफट से फास्ट फूड खाएंगे और चले जाएंगे। अब आप फ्राइड चिकन वाला सेगमेंट देख लें, जो KFC का सेगमेंट है। KFC ने हमेशा से ऐसी जगहों पे अपने आउटलेट्स ओपन किए जहां पे फुटफॉल बहुत ज्यादा है, जहां पे लोग बहुत ज्यादा हैं, और प्राइसिंग उन्होंने अपनी कम की है। उनकी प्राइसिंग रिलेटिवली कम होने की वजह से जो ब्रोस्ट एक नॉर्मल ब्रोस्ट की प्राइसिंग पे KFC आ चुका है, वो इसलिए आ गया है क्योंकि उन्होंने अपने पोल्ट्री फार्म्स खुद रखे हुए हैं, वो अपनी चिकन वगैरह को खुद सारा कुछ जो है वो मैनेज करते हैं और अपनी कॉस्ट को वहाँ से रिड्यूस कर लेते हैं। लेकिन हमेशा आउटलेट वहाँ ओपन करते हैं जहाँ फुटफॉल ज़्यादा हो, जहाँ ज़्यादा लोग आ सकें, और अफोर्डेबल प्राइसिंग में रखते हैं, जो पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे जो है वो बात कर रहा हूँ। तो सोशल फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि आप उस कस्टमर को, कंज्यूमर को, बायर को, परचेजर को अंडरस्टैंड करें जिसके लिए आप प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये 3 फैक्टर्स पेस्टल के अंदर आते हैं। आए अगले फैक्टर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर का बेसिक मतलब जैसे सुन के भी समझ आ रहा है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे प्राइमरीली ये देखा जाता है कि रिसर्च के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, नए टेक्नोलॉजिकल आइडियाज़ के ऊपर स्पेंडिंग कितनी ज़्यादा है, फोकस कितना ज़्यादा है। आज माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन AI के अंदर पहले $1 बिलियन इन्वेस्ट किया, करते करते $10 अरब तक की इन्वेस्टमेंट पे वो चले गए, $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पे चले गए। इसका क्या मतलब है? ये दुनिया को एक मैसेज देती है। सिलिकॉन वैली की हम बात करें या हम हार्वर्ड की बात करें, इस तरह की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात करें, ये एक मैसेज देता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल US हो गया, UK हो गया, ये इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, नई रिसर्च के ऊपर, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बाकायदा स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है जो इस तरह के आइडियाज़ को इनकलकेट कर सकें, इस तरह के आइडियाज़ पे काम कर सकें, रिसर्च कर सकें। अगर मैं उसी के बरक्स पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट को देखूं तो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हमारे यहाँ कोई ख़ास इतनी मेजर इन्वेस्टमेंट वगैरह नज़र नहीं आती। 1950s 1960s के अंदर इंडिया ने जो IITs और MITs के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, वो यूनिवर्सिटीज़ की इन्वेस्टमेंट आज इंडिया को बहुत बड़ा फ़ायदा दे रही है। आप देखें तो कोई क्लोज टू $125 अरब की 150 क्लोज टू $150 बिलियन की इनकी तकरीबन IT की एक्सपोर्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि बहुत सारे इंक्लूडिंग गूगल, बहुत सारी कंपनीज़ के दुनिया में जो टेक कंपनीज़ के CEOs हैं वो बेसिकली इंडियन बैकग्राउंड रखते हैं, इंडिया का बैकग्राउंड रखते हैं। वो 60s 50s की जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट है वो आज इनको जो है फ़ायदा दे रही है। एप्पल का बाकायदा जो है वो सेटअप वहाँ पर मौजूद है, और दुनिया की बेशतर ममालिक को, बेशतर कंपनीज़ ने वहाँ पे जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से की हुई हैं कि भाई यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की पॉलिसी मेकिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, नई रिसर्च, नए टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को, IT रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करती है। जब आप बिज़नेस ओपन करने जा रहे हैं अपना कहीं पर, और किसी बिजनेस एनवायरनमेंट को आप एनालाइज कर रहे हैं, तो उस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के अंदर एक इंटीग्रल बात ये भी है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी में कितनी इन्वेस्टमेंट की जाती है, कौन से टूल्स, प्रोसेसेस, लोग इस तरह के अवेलेबल हैं जो ऐसे सिस्टम्स को ऑपरेट कर सकते हैं, इस तरह के सिस्टम्स पे काम किया जा सकता है, वहाँ पे हाईटेक ऑपरेशंस को जो है वहाँ पे ऑपरेट किया जा सकता है। सैडली, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करें। हम आज भी हम अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए अगर कहीं पर देखते हैं तो वो टेक्सटाइल सेक्टर को ही देखते हैं। बहुत मेहनत करके तकरीबन $2-2.5 अरब की IT एक्सपोर्ट्स तक पहुंचने की पाकिस्तान ने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन वो प्रायोरिटाइजेशन, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेंडिंग, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट वगैरह करना, वो सारी चीज़ें अभी इतनी ज़्यादा यहाँ पे मौजूद नहीं है। जापान का आप केस देख लें, हिरोशिमा नागासाकी कौन नहीं जानता। वर्ल्ड वॉर 2 में इतना बड़ा एटम बम उनके ऊपर जो है वो गिराया गया, न्यूक्लियर बम गिराया गया, लेकिन वो कौम दोबारा खड़ी हुई, आगे बढ़ी, टेक्नोलॉजी में पैसे लगाए। आज कुछ भी हो जाए, जापानीज़ प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की सेगमेंट के अंदर, टेक्नोलॉजी के सेगमेंट के अंदर, टेक की दुनिया के अंदर जापानीज़ प्रोडक्ट, ताइवानी प्रोडक्ट, आप इन प्रोडक्ट्स को बिल्कुल एक अलग नज़रिए से जो है वो देखते हैं। बहुत ही एक डिफरेंट और ज़बरदस्त सा पर्सपेक्टिव उसके लिए जो है वो उनके जहन में आता है, यार अगर ये जापानीज़ प्रोडक्ट है, ये ताइवान का प्रोडक्ट है तो ये बहुत अच्छा होगा। चाइना ने बहुत ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के ऊपर, प्लांट, मशीनरी, मैसिव प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, हज़ारों लोग एक फैक्ट्री के अंदर काम कर सकें, ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट किया। बाकायदा आप ये जो है वो एग्जांपल्स में मैं ये चीज़ पढ़ चुका हूँ कि जर्मनी में जो ऑटोमोबाइल के प्लांट्स थे, ऑटोमोबाइल की फैक्ट्रीज थी, बाकायदा चाइनीज़ लोग वहाँ पर गए, जो पुराने डिस्कार्टेड प्लांट्स थे कि अब इन्हें बस ख़त्म करना है, उन मशीनरीज़ को, उन प्लांट एंड मशीनरीज़ को डिसमेंटल करके चाइना वापस लाए, और लाने के बाद उन्हें वैसे ही सेटअप किया ये समझने के लिए कि जर्मनी अपनी गाड़ियाँ किस तरीके से बनाता है। उनके प्लांट को डिसमेंटल करके लेकर आए और अपने पास इंस्टॉल किया, दोबारा से उस फैसिलिटी को खड़ा किया, ये समझने के लिए
कि वो किस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे और हम अपनी गाड़ियाँ कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बहरहाल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होती है, टेक सैवी एक नेशन होता है, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करने वाला नेशन होता है, तो आप अपने प्रोडक्ट को जल्दी स्केल कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो आप आगे बढ़ पाते हैं। सर ये कैसी आपने बात कर दी, पाकिस्तान में तो सब कुछ है। भाई ये बात किसी ऐसे बंदे से पूछो जो ई कॉमर्स का काम करता है और वो देख रहा है कि पाकिस्तान में पेपैल या इस तरह के ज़बरदस्त पेमेंट गेटवेज की कोई एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। बहुत ज़्यादा पेमेंट्स के लिए टू एंड फ्रो होना पड़ता है, क्लाइंट्स को समझाना पड़ता है, नहीं जी वहाँ पैसे भेजें, नहीं जी यहाँ भेजें, नहीं जी इस तरह करें, क्योंकि इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फ्रॉम अ फिनटेक पर्सपेक्टिव, पेमेंट्स पर्सपेक्टिव पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सिस्टम आज की तारीख में जो है वो मौजूद नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को भी समझा जाता है बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस इन सम कंट्री, इन सम एरिया, इन सम सिटी और प्रोविंस में भी। या तो ये हो गई बात हमारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल की। अगली बात आती है इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव या इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को अगर मैं देखूं तो उसके अंदर हमारे पास चंद एक बातें आ जाती हैं। इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से या इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो हमारे पास ये बात आती है कि इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज करके क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। कम से कम हम डैमेज करें और बेहतरीन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यहाँ पे जो है वो बनाई जा सकें। जैसे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर का और इरिगेशन का बहुत एक ज़बरदस्त सिस्टम है, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम बना हुआ है। दुनिया भर में हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चावल, पल्सेस, दालें, ये सारी चीज़ें दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम इतना अच्छा है, फर्टिलिटी है, लैंड फर्टाइल है, इरिगेशन सिस्टम दुनिया के बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम्स में से एक सिस्टम पाकिस्तान के पास है कि हम बाकायदा पानी को बहुत सारी जगहों पे पहुंचा देते हैं उस इरिगेशन सिस्टम की वजह से। फार्मर कम्युनिटी हमारे पास बहुत मजबूत है, नेटवर्क पूरा उस चीज़ का बना हुआ है। इसकी एक एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन मैं आपको पोर्टस डायमंड के अंदर भी जो है वो दूंगा, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, इरिगेशन, फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर पाकिस्तान के अंदर बहुत सॉलिड है। यही वजह है कि अगर किसी को फूड के एतबार से कोई चीज़ यहाँ पर करनी होती है, स्टार्ट करनी होती है, तो वो कहते हैं यार रॉ मटेरियल का मसला नहीं है, इंग्रेडिएंट्स का इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमें यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इनकी लोकल प्रोडक्शन से मिल जाएंगे। ये बात और है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते। व्हेन आई वाज इन यूनिलीवर पाकिस्तान तो बड़े कुछ एसेंशियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे जो मैं देखता था कि हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे। कुछ फ्लेवर्स ऐसे थे जो बनते ही नहीं थे पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स से, या अगर पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट्स थे तो वो एक्सपोर्ट हो जाया करते थे, लोकल मार्केट के लिए इतनी जल्दी वो जो है वो अवेलेबल नहीं होते थे, उन्हें जो है वो दूसरी जगहों से इन चीज़ों को जो है वो मंगवाना पड़ता था। तो बहरहाल हैविंग सेड दैट, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं अवेलेबल, लेकिन जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की हैं, उससे अच्छी एक्सपोर्ट्स की जा सकती हैं। और एक अच्छा फैक्टर यहाँ पे जो है वो एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से नज़र आता है। प्लस क्लाइमेट इस तरीके का है जो बिज़नेस को सपोर्ट करता है। बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा गर्मी, इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू दूसरे इलाके जो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, उन इलाकों के पर्सपेक्टिव से एक माइल्ड, एक मॉडरेट सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद है कंपेरेटिवली। वैसे तो बहुत गर्मी है, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन कंपेरेटिवली पाकिस्तान का एनवायरनमेंट जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हद तक बिज़नेस एनवायरनमेंट को, बिज़नेस की चीज़ों को सपोर्ट करता है। पोर्ट हमारे पास अवेलेबल है, चीज़ें हम उस तरह से कर सकते हैं। सो द जनरल एनवायरनमेंट इज़ सच कि बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को ज़ाया किए बगैर, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन किए बगैर, बहुत ज़्यादा डैमेज किए बगैर बिजनेसेस यहाँ पे प्रॉपर्ली ऑपरेट कर सकते हैं। गवादर पोर्ट, कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, ये बहुत ही ज़्यादा सॉलिड जगहें हैं जो बिज़नेस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। और यही वजह है कि चाइना आपका सीपैक पूरा यहाँ पे जो है वो लेके जाना चाहता है, सऊदी जो है वो रिफाइनरीज लगाना चाहता है पोर्ट के ऊपर। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, इसलिए इनको जो है वो यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। आखिरी बात आ जाती है हमारे पास लीगल फैक्टर या लीगल एनवायरनमेंट। देखो स्टूडेंट्स ना अक्सर लीगल को पॉलिटिकल से मिक्स कर देते हैं, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल के अंदर आपने देखी है पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, कुछ हद तक थोड़ा बहुत आप वहाँ पे टैक्स का डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है द ईज ऑफ बिजनेस। कितना ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है आपका, कितने लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कितना ज़्यादा आप कस्टमर को मजबूर करते हैं कि जी नहीं फला पर्चा लाओ, जी फला बात लाओ, जी फला प्रोसेस फॉलो करो, जी फला स्टेप फॉलो करो, जी फला ये स्टेप फॉलो करो, वो स्टेप फॉलो करो। ये देखना होता है इसके अंदर। अब पाकिस्तान का अगर मैं लीगल सिस्टम आपको बताऊं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक है, बहुत स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अब भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी के साथ, मैं किसी के साथ टिश्यू पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ भाई, मुझे कौन मना करने वाला है। एक अग्रीमेंट है, मैंने टिश्यू पेपर पे लिख लिया, दो लोगों ने साइन कर लिया, इट्स अ वैलिड अग्रीमेंट, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नहीं जी,
500 रुपये का स्टैम्प पेपर लाओ, स्टैम्प पेपर पर लगाओ, नोटरी पब्लिक वाली की अटेस्टेशन करवाओ, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। हाउ, मतलब किस तरह का प्रोसीजर है ये? व्हाट इज दिस काइंड ऑफ अ प्रोसीजर? क्यों मैं इस स्टैम्प पेपर के ऊपर इसको जो है वो रेगुलेट करूं और उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनाऊं? मैं कॉन्ट्रैक्ट तो किसी भी पर्चे के ऊपर, किसी भी कागज के ऊपर कर सकता हूं, 2 पार्टीज उसके ऊपर एग्री कर सकती हैं, लेकिन नहीं, हमारे लीगल सिस्टम के अंदर मौजूद है, हमारे लॉज एंड रेगुलेशंस के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान का सेल्स टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आप पाकिस्तान के कॉर्पोरेट लॉज उठाएं, पाकिस्तान के सेल्स टैक्स के लॉज उठाएं, इनकम टैक्स के लॉज उठाएं, इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि आप किसी कंसल्टेंट के बगैर उसको समझ ही नहीं सकते। अब मतलब आप भी ऐसे ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे एक वक्त में, लेकिन कहने का मकसद ये कि इन ब्रेन्स के बगैर, इन लोगों के बगैर हम इसको समझ ही नहीं सकते। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपका लीगल एनवायरनमेंट है, कंपनी बनाने के प्रोसीजर्स, फिर जी मीटिंग्स करें, जी ये करें, जी ये करें, ये वाले प्रोसीजर फॉलो करें, ये वाले प्रोसीजर फॉलो करें। इन सारे प्रोसीजर्स को आपको यहाँ पे जो है वो फॉलो करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को जो है वो देखना पड़ता है। तो लीगल सिस्टम के अंदर आता है कि आपका कॉर्पोरेट लॉ कैसा है, ईज ऑफ बिजनेस कैसा है, बिजनेस पे लॉज एंड रेगुलेशंस कैसे अप्लाई होते हैं, किस तरह की पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनीज के लिए जो है वो बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप ये कहते हैं कि हाँ यार, मेरा ये लीगल सिस्टम का एनालिसिस यहाँ पे जो है वो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बनता है। और फिर उस लीगल सिस्टम के एनालिसिस को देखते हुए आप जो है वो देखते हैं कि जी कितने लॉज रेगुलेशंस चीज़ें होंगी, कंप्लाइंसेज होंगी कि हम इस कंपनी के अंदर ऑपरेट करें या ना ऑपरेट करें। जो लोग यूएस में कंपनी बनाने के बारे में सोचते हैं, वहाँ का भी कोई लीगल सिस्टम इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस वहाँ भी अप्लाई होते हैं। आपके एम्प्लॉयमेंट के रूल्स अप्लाई होते हैं, स्टेट के टैक्सेस अप्लाई होते हैं, फेडरल के टैक्सेस अप्लाई होते हैं, फेडरल के लॉज होते हैं, स्टेट के लॉज होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ भी होती हैं। इसी तरीके से अगर आप दूसरे ममालिक को स्टडी करें, हर जगह पे आप, कुछ ममालिक ऐसे होंगे जहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशंस बहुत ही ज़्यादा कम है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि बहुत सारे लोग स्विस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं। पैसे लाने ले जाने के एतबार से वहाँ का जो लीगल सिस्टम है बड़ा लीनियंट सा है, टैक्सेशन सिस्टम बड़ा लीनियंट सा है, तो लोग वहाँ पे अकाउंट्स खुलवाते हैं, शेल कंपनीज वहाँ पे खुलवाते हैं। आप सिंगापुर की बात करें, आप यूएई की बात करें, आप जो है वो बहामास की बात करें, आप जो है वो इसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड की बात करें, ये जो ममालिक हैं, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की बात करें, ये जो ममालिक हैं, यहाँ पे टैक्सेशन का सिस्टम थोड़ा सा जो है वो लीनियंट है, इजी है, आराम से आप कंपनी खुलवा सकते हैं, रॉयल्टी पैसे वगैरह वहाँ पे अपनी ला सकते हैं। ये जो पनामा लीक्स और इस तरह की पास्ट में चीज़ें हुई हैं जिसके अंदर कंपनीज आइडेंटिफाई हुई, ऑफशोर कंपनीज आइडेंटिफाई हुई, ये ऑफशोर कंपनीज इन ममालिक में बनाई ही इसलिए जाती हैं क्योंकि यहाँ का लीगल सिस्टम आसान है। इतना ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा, इतनी ज़्यादा पूछगछ नहीं की जाएगी, इतने सारे मसले मसाइल नहीं क्रिएट किए जाएंगे, तो ये आपका लीगल सिस्टम आ जाता है। पॉलिसी मेकिंग और गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी एक हाई लेवल और मैक्रो लेवल बात है, और लीगल एनवायरनमेंट, लॉज एंड रेगुलेशंस, किस तरीके के आपके ऊपर रूल्स अप्लाई होते हैं, ये थोड़ी सी माइक्रो और कंप्लायंस लेवल की बात है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिक्स मत कीजिएगा। ये आपके पेस्टल के 6 पॉइंट्स यहाँ पे मुकम्मल हो गए: पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और लीगल। पॉलिटिकल के अंदर गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट की ट्रेड रेगुलेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इकोनॉमिक के अंदर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, डिस्पोजेबल इनकम, लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी, कितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। सोशल फैक्टर्स के अंदर उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी चॉइसेस, उनका एटीट्यूड, उनका तरीका, उनके कल्चर, बिलीफ सिस्टम्स, ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजिकल में आ जाता है कि आप टेक्नोलॉजी पे कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल का आ जाता है कि भाई इन्वायरमेंटली कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट है काम करने के एतबार से। और लीगल के अंदर आ जाता है वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, कौन सी कंप्लायंसेज हैं जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। सर एग्जाम में इसके ऊपर सवाल कैसे आएगा? एग्जाम में इसके ऊपर ऐसे सवाल नहीं आएगा कि एग्जामिनर आपसे कहेगा राइट डाउन एन एक्सप्लेनेशन ऑफ पेस्टल एनालिसिस। नहीं, एग्जाम में आपके सामने एक सिचुएशन होगी, एक कंपनी की सिचुएशन होगी। कंपनी कंसिडर कर रही होगी कि हमने इस बिजनेस को फला जगह पे स्टार्ट करना है, चाहे वो उनका अपना मुल्क है, चाहे कोई और मुल्क है। उस कंपनी के उस मुल्क के बारे में, उस जगह के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपसे ये कहा जाएगा कि बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बीइंग अ बिजनेस एडवाइजर, बीइंग अ बिजनेस मैनेजर, आप ये बताएं कि पेस्टल के एतबार से वो कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कंपनी के लिए फेवरेबल है और कंपनी को यहाँ पे काम स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कि बिजनेस करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का ये एक तरीका है और एग्जाम में भी यही एनालिसिस हमसे करवाया जाएगा। तो यहाँ तक आते आते हमने पेस्टल की एक्सप्लेनेशन को मुकम्मल कर लिया। अब हम प्रैक्टिकली पेस्टल को सवालात में कैसे अप्लाई किया जाता है इसके बारे में भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच।